अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसी हकीकत जिसे दिलो दिमाग किसी सूरत कबूल नहीं करता था, मगर ये हकीकी वाक़या है। बचाओ बचाओ, अम्मी अम्मी, मुझे उस आदमी से बचाओ। वो कोई 8 साल का बच्चा था जो झाड़ियों में इधर से उधर भाग रहा था। वो एक फटी हुई बुनियान और नेकर में मलबूस था। नंगे पांव वो रात के अंधेरे में अंधाधुंध भागे जा रहा था। अपनी माँ की तलाश में वो मुसलसल जद्दोजहद में लगा हुआ था। अम्मी अम्मी, सारंग एक झटके से नींद से बेदार हो गया। क्या हुआ बेटा? सारंग की माँ उसे गोद में समेटकर सारंग के पास बैठ गई। जाहिदा बेगम पूरी रात सारंग के पास बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि आजकल सारंग सोते हुए डर जाता है। मामा, वो बच्चा क्यों आता है मेरे ख्वाब में? मैं क्या लगता हूँ उसका? 24 साला सारंग बच्चों की तरह जुबैदा बेगम की गोद में सर रख कर लेट गया और जुबैदा बेगम प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। वही जंगल, वही बच्चा चीखता चिल्लाता इधर उधर दौड़ता, अपनी माँ को ढूंढता, अम्मी अम्मी। और वो बच्चा फिर अचानक कोई आदमी तलवार लिए आता है और उस बच्चे को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। वो नन्हा सा वजूद खून में लथपथ मुरझाए हुए फूल की तरह ज़मीन पर गिर जाता है। वो आदमी एक ज़ोरदार कहकहा लगाता है और तलवार लहराते हुए वापस चले जाता है। 5 साल बहुत बड़ा अरसा होता है मम्मा, मैं 5 साल से बस यही ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा सवाए इस एक ख्वाब के। सारंग छत को घूरते हुए बोला, बेटा जानी, ये आपका वहम है। याद है बचपन में एक बार मैं, आप और आपके डैडी कनाडा गए थे। वापसी पर आप एयरपोर्ट पर गुम हो गए थे। आपके डैडी को पुलिस वालों ने इतला दी कि उन्हें पार्क से किसी बच्चे की लाश मिली है। आपके डैडी परेशानी में निकले और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो हमें छोड़कर इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। उसी दिन तुम भी मिल गए। बस इस वाक़ये का असर शायद आपके दिमाग पर हो गया है। जुबैदा बेगम ने एक सरधा भरी, लेकिन मम्मा, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, शायद मुझे चलना भी नहीं आता होगा। और साइंस कहती है कि बच्चे अपनी याददाश्त ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकते। अब सारंग सीधा होकर बैठ गया। और साइंस ये भी कहती है कि हमारा दिमाग जो कुछ भी सुनता है वही ख्वाब बनता है। वैसे भी ख्वाब में 3 चीज़ें आती हैं, डर, ख्वाहिश और दिन भर की मसरूफियात। इसके अलावा कुछ नहीं आता ख्वाब में। और बेटा, तुम किसी से इन बातों का जिक्र मत करना, क्योंकि लोग बड़ी आसानी से पागल का लक़ब देकर चले बनते हैं। ये तक नहीं सोचते कि अगले पर क्या बीतेगी। तुम ये पानी पियो और आराम से लेट जाओ। फजर का वक्त होने वाला है, नमाज पढ़कर सोना, बल्कि पार्क में वॉक के लिए चले जाना, फ्रेश हो जाओगे बेटा। जुबैदा बेगम ने पानी का गिलास सारंग को पकड़ाया और अपने कमरे में चली गई। जुबैदा बेगम कमरे में आ गईं और दरवाज़ा लॉक करके बेड पर बैठ गईं। साइड दरवाज़ा खोला और अपने शोहर जमशेद की तस्वीर निकाली। मैं थक गई हूँ जमशेद, बहुत भारी जिम्मेदारी है। आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आपका बिजनेस संभाला ये सोचकर कि सारंग बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा और आपका बिजनेस संभालेगा, पर ये कैसे ख्वाब हैं जो मेरे सारंग के पीछे पड़ गए। इसका वहम इसको खा रहा है, वो जहनी मरीज बन जाएगा। मैं क्या करूं जमशेद? जुबैदा बेगम फूट फूट कर रोने लगी। कानों में हेडफोन लगाए उसने अपनी गोल्डन पोनी टेल को टाइट किया। जॉगर्स के तस्मे अच्छी तरह बांधने के बाद वो एक खुली जगह पर आ गई। पिंक सन ग्लासेस ट्राउजर्स की जेब में रखते ही उसने वर्कआउट स्टार्ट किया। कैन आई ज्वाइन यू? वाइट ट्राउजर्स में मलबूस वाइट टी शर्ट को ठीक करते हुए सारंग बोला। हाँ, क्यों नहीं? वो लड़की बोली, एक्चुअली आपके ग्लासेस। जी मुझे पता है, मेरे ग्लासेस बहुत खूबसूरत हैं, मेरे भाई ने तोहफा दिया है, खूबसूरत तो होंगे। वो लड़की तेज़ी से सारंग की बात काट कर बोली, नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि आपके ग्लासेस मुझे। नहीं जनाब, मैं अपने ग्लासेस नहीं दे सकती, ये अली भाई ने मुझे दिए हैं और वैसे भी ये लेडीज़ हैं यार। वो मोहतरमा फिर सारंग की बात काटते हुए बोली, अच्छा, तो आपको मेरे ग्लासेस अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए या फिर आपने अपनी बहन को देने हैं? देखिए जनाब, अगर तो। मोहतरमा, आपकी ऐनक नीचे गिरी हुई है। इस बार सारंग ने बात काटी, जिस पर वो जल्दी से नीचे अपनी ऐनक उठाने लगी और हंस पड़ी।
वैसे कितना टाइम हो गया है आपको ये वर्कआउट करते हुए? मैं और मेरी कज़न मायरा हम दोनों जिम जाते थे, वहाँ से और कुछ इंटरनेट से मदद ली। फिर मायरा वापस रावलपिंडी चली गई और मैं अकेली बोर होने लगी। मैंने जिम छोड़ दिया। वो लड़की अब तौलिए से अपना पसीना साफ करने लगी। जनाब, मैं तो घर जाने लगी हूँ। पापा और मामा नाश्ते पर मेरा वेट कर रहे होंगे। अच्छा जी, जैसे आपको ठीक लगे। सारंग ने भी रुमाल से पसीना साफ किया। अरे मोहतरमा, अपना नाम तो बताती जाए। सहर। वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अपनी गाड़ी में बैठ गई। सहर। सारंग ज़ेरे लब मुस्कुराया और वो भी घर जाने की तैयारी करने लगा। नाश्ता तैयार है मामा, बहुत भूख लगी है। जी बेटा जी। जुबैदा बेगम भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। शमीम, सारंग के लिए सैंडविचेस लेकर आओ। सारंग, आज तुमने मेरे साथ ऑफिस जाना है और मैंने काज़मी साहब से कहा है कि वो तुम्हें काम समझा दें। जुबैदा बेगम ने ब्रेड पर मक्खन लगाया, जिसके जवाब में सारंग ने हाँ कहा। अरे ये रेड वाली दिखाओ। सारंग ने जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो खिड़की से झांका, जहाँ सिग्नल पर सहर किसी चूड़ियों वाली के पास बैठी थी। सिग्नल ऑन होते ही सारंग के पीछे वाली गाड़ी ने हॉर्न दिया। सारंग ने अपनी गाड़ी ज़रा आगे जाकर साइड पर लगाई। सहर, आप क्या कर रही हो? यार, आप तो पार्क वाले हो ना? मैं पार्क वाला नहीं हूँ, मेरा नाम सारंग है। सारंग ने हंसते हुए कहा, जिसके जवाब में सहर भी हंस पड़ी। सारंग वहीं स्टॉप पर पंजों के बल बैठ गया और सहर के गोरे हाथों में लाल चूड़ियाँ देखने लगा। ये चूड़ी? सारंग ने नीले रंग की चूड़ी उठाई। बाबू, ये राजस्थानी चूड़ियाँ हैं। पुराने वक्तों में हिंदू महारानियाँ बहुत शौक से ये चूड़ियाँ पहनती थीं। फिर वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ इनकी कदरों कीमत भी कम हो गई। चूड़ियों वाली ने नीले रंग की चूड़ियाँ अपनी थाल से उठाकर सारंग को दिखाईं। अम्मी बचाओ बचाओ। सारंग का दिमाग घूम गया। उसे वो ख्वाब फिर से याद आने लगा। वो चूड़ी उसने ख्वाब में देखी थी। वो हक्का बक्का सा चूड़ियों को देखता रह गया। फिर वो बिजली किसी तेज़ी से उठा और गाड़ी में बैठ गया। सहर भी उसकी गैर मामूली हालत देखकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। क्या हुआ है आपको? सहर ने अपने हैंडबैग से पानी की बोतल निकालकर सारंग की तरफ बढ़ाई। ऐसा क्यों है ये सब मैं नहीं जानता। सारंग बौखला गया। थोड़ी देर में सारंग सेट हो गया, लेकिन वो खामोश था। मिस्टर सारंग, मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम तो निकल चुका है। ऐसा करते हैं, हम किसी कॉफ़ी शॉप पर चलते हैं, वहाँ से फ्रेश होकर लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। सहर ने सारंग की खामोशी तोड़ना चाही। पूरा दिन सहर के साथ गुजारने का सोचकर सारंग ऑफिस को भूल गया। फिर करीब ही कॉफ़ी शॉप पर गाड़ी रोकी और कॉफ़ी पीने लगा। सारंग, आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं ना? जी बिल्कुल। नहीं, आप मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। सहर, कुछ चीज़ें पर्सनल होती हैं। सारंग ने सहर का इरादा भांपते हुए कहा। और वैसे भी मैं तो खुद उलझन का शिकार हूँ, आपसे क्या कहूँ। आई एम गोइंग, ओके। सहर ने बैग उठाया और उठने लगी। ये क्या बात हुई सहर? यही बात है सारंग, आपकी पर्सनल लाइफ है भला, मेरा क्या काम? सहर नाराज़गी का इजहार करती हुई बोली। सहर के नाक सुकेड़ने पर सारंग ज़ोर से हंसा। सारंग ने सहर को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और स्लो म्यूज़िक लगा दिया। तो बताएं, सहर ने सारंग से पूछा, और सारंग ने अलिफ से ये तक अपनी सारी कहानी सहर को सुना दी। पूरा दिन सहर के साथ गुजारने के बाद शाम को सहर ने सारंग से इजाज़त चाही। सहर को जाता देखकर सारंग उदास हो गया। सहर भी सारंग की उदासी भांप गई, इसलिए सहर ने सारंग से उसका नंबर लिया और वापस जाने लगी। सारंग मुस्कुराता रहा। सारंग ने गाड़ी स्टार्ट की। सहर का घर सारंग के घर से काफ़ी दूर था। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाते हुए उसे आसानी हो रही थी। अचानक सारंग की नज़र बैक पर पड़ी। पीछे से एक बदमस्त ट्रक सारंग की गाड़ी की तरफ आ रहा था। सारंग ने घबराकर बैक लाइट्स ऑन की, लेकिन वो ट्रक बदस्तूर गाड़ी के पीछे था। सारंग ने गियर को खम देने की कोशिश की, लेकिन गियर जैम हो चुका था। हैरत की बात तो ये थी कि गाड़ी जिस तरफ मुड़ती, ट्रक भी उसी तरफ मुड़ता। अब गाड़ी और ट्रक में फासला इंतहाई कम रह गया था। सारंग को अपनी मौत यकीनी दिखने लगी। फिर वो ट्रक सारंग की गाड़ी से टकरा गया। जोरदार झटके के साथ ही सारंग की गाड़ी उड़ती हुई हवा में कलाबाजियां खाने लगी। सारंग का दिमाग घूमने लगा। अचानक सारंग को अपने इर्द गिर्द धुआं महसूस हुआ और वो धुआं एक ह्योले की शक्ल इख्तियार कर गया। वो ह्योला सारंग के करीब आया और सारंग को गाड़ी से निकालकर उड़ता हुआ ज़मीन पर आ गया। उस ह्योले ने सारंग को बिजली के खंभे के सहारे बिठाया। ह्योले के नज़दीक आते ही सारी लाइट्स बुझ गईं और पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। सारंग की आंखें बंद थीं, लेकिन वो होश में था।
उसे अपने वजूद पर हवा का एहसास हो रहा था। फिर अचानक सारंग को लगा कि कोई उसे छू रहा है। किसी की गर्म सांसों का एहसास उसे बेचैन कर रहा था। सारंग आंखें बंद किए महसूस करता रहा। किसी ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे तो सारंग ने झट से आंखें खोल दी। तुम? सहर को अपने ऊपर झुका हुआ देखकर सारंग हैरत से बोला और शर्मिंदगी से सहर कमरे से बाहर निकल गई। सारंग बेटा। जुबैदा बेगम रोते हुए कमरे में दाखिल हुई। मम्मा मैं ठीक हूँ। सारंग माँ को देखकर बोला। मैं अस्पताल कैसे आया मम्मा? वो जो तुम्हारी दोस्त है ना सहर, उसको किसी का फ़ोन आया था। सहर जब पहुंची तो तुम सड़क के किनारे बेहोश पड़े थे। वो ट्रक और तुम्हारी गाड़ी आग में जल रही थी। फिर सहर तुम्हें अस्पताल ले आई। लेकिन एक्सीडेंट तो बहुत शदीद था, फिर मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं? खुदा का शुक्र करो बेटा। मम्मा सहर कहाँ है? सहर को ना पाकर सारंग ने पूछा। वो तो अपने घर चली गई है। शमीम ने सारंग को जूस देते हुए कहा। वहाँ से वापस क्यों आ गई थी? सारंग सहर की आंखों में झांका। वो मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया था सारंग। सारंग ने मुस्कुराते हुए कार को साइड पर खड़ा किया और शीशे बंद किए। गाड़ी में एसी ऑन करने के बाद वो सहर की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम क्या कर रही थी उस दिन? वो तुम सर्दी से कांप रहे थे ना, तो मैडम पाकिस्तान में अगस्त के महीने में गर्मी होती है। सारंग कुछ देर सहर को देखता रहा और फिर आहिस्ता से उसका हाथ थामा। सहर का हाथ कांप रहा था। सारंग बेख्तियार सहर की घबराहट देखकर हंस पड़ा। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं तो सारंग, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं डर तो नहीं रही। तो फिर खा जाऊं? सारंग मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर सहर शर्मा गई। सारंग ने सहर को अपनी तरफ खींचा। अम्मी अम्मी बचाओ। सारंग के कानों में किसी बच्चे की आवाज़ टकराई। सारंग ने सहर को पीछे किया और चारों तरफ देखा, लेकिन हर तरफ महज सन्नाटा था। अचानक गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हुई और तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। सारंग, ये क्या हो रहा है? सहर ने शीशे खोलने की कोशिश की, लेकिन शीशे जम चुके थे। गाड़ी अंधाधुंध भाग गई। सारंग गाड़ी में मौजूद बटन को छेड़ने लगा, लेकिन सब के सब बंद हो चुके थे। गाड़ी मोड़ काटते हुए मुसलसल चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माहिर ड्राइवर जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता था। गाड़ी तकरीबन आधे घंटे की तवील मुसाफत के बाद एक घर के सामने रुक गई। रात के अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सारंग ने गाड़ी के दरवाजे खोले और सहर को लेकर बाहर आया। सारंग, ये क्या है? तुम डरो नहीं, मैं हूं ना सहर। सारंग ने सहर को हौसला दिया और दोनों धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुए। घर की हालत बहुत खस्ता थी। वो कोई 4 मंजिला घर था। मेन दरवाजे पर बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। लकड़ी का भारी भरकम दरवाज़ा सहर और सारंग के लिए खुल गया। चरचराहट की आवाज़ के साथ ही बहुत सी चमगादड़ें बाहर को आईं। सारंग और सहर घर में दाखिल हुए। दरवाजे के साथ ही सीढ़ियाँ थीं। हर सीढ़ी के ऊपर दिए रखे हुए थे, जैसे किसी को पता था कि यहाँ कोई आने वाला है। सारंग और सहर सीढ़ियों से ऊपर की मंजिल तक पहुँचे। बड़ा सा सहन जिसमें बहुत से पिलर्स बने हुए थे। लोहे की मोटी मोटी सलाखें सहन के ऐन वस्त में नस्ब थीं, जिससे नीचे की मंजिल में झांका जा सकता था। सारंग, चलो यहाँ से। हाँ चलो सहर। सारंग और सहर ने जैसे ही वापसी के लिए सीढ़ी पर कदम रखा, उसके साथ ही घर का सारा मंजर बदल गया। वो जाले ज़दा घर यकदम साफ सुथरा हो गया। सारा घर अच्छी तरह सज गया। रंग बरंगे पर्दे और खूबसूरत फानूस से घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ नकली फूलों की लड़ियां लटकी हुई थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई जश्न हो रहा हो। सहर और सारंग अभी होता चुम्बे में मुब्तला ही थे कि 2 साए नमूदार हुए। दूल्हा और दुल्हन थे वो। फिर उन दोनों सायों के सामने बहुत से साए नमूदार हुए। वो साए दूल्हा और दुल्हन के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। आहिस्ता आहिस्ता वो साए रंगीन होना शुरू हो गए। सहर डरे डरे चारों तरफ देख रही थी, जबकि सारंग तो मुंह खोले दूल्हा और दुल्हन को तके जा रहा था, क्योंकि वो दुल्हन जुबैदा बेगम और दूल्हा जमशेद अली था। सामने सारंग के दादा और दादी खड़ी थीं, जिनकी तस्वीर उसने एल्बम में देख रखी थी। सब लोग बहुत खुश थे। अचानक बहुत तेज़ हवा चली और सब कुछ बदल गया। अब जुबैदा बेगम गोद में किसी छोटे से बच्चे को लेकर बैठी थी और जमशेद और उसके दादा दादी भी उसके पास बैठे मिठाई खा रहे थे। और फिर दोबारा तेज़ हवा चली। इस दफ़ा सब रो रहे थे। सहन के ऐन वस्त में जमशेद की मैयत पड़ी थी। जब मैयत उठने लगी तो एक कोहराम बर्पा हो गया। सारंग के दादा बेहोश हो गए। जमशेद की मैयत दफना कर वापस आए तो दूसरी मैयत तैयार थी, जो कि सारंग के दादा की थी।
یہ منظر دیکھ کر سارنگ اور سحر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پھر تیز ہوا چلی اور سارنگ 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اس حویلی نما گھر میں زبیدہ بیگم اپنے 18 سالہ سارنگ کے ساتھ رہائش پذیر نظر آ رہی تھیں۔ وہ 4 منزلہ گھر اب پورا گر چکا تھا۔ اب وہ نئے انداز میں اسٹائلش سی کوٹھی تھی جو آدھی بن چکی تھی اور آدھی بن رہی تھی۔ سارنگ کو اپنا ہمشکل سا وجود نظر آیا۔ وہ سارنگ ہی تھا لیکن 6 سال پہلے کا۔ وہ مزدوروں کے پاس کھڑا تھا۔ گرمی، دھوپ اور کام کی وجہ سے وہ کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ صاحب جی یہاں کچھ ہے، ایک مزدور نے بیلچہ دیوار میں مارتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ سارنگ کی آواز میں بیزاری تھی۔ یہاں پر صاحب جی۔ او یار تم لوگوں کو تو بہانا چاہیے آرام کا، پرانے زمانے کا گھر ہے، ہندوؤں نے بنایا تھا، پھر جب جنگ ہوئی تو وہ اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ بس تم ایسا کرو، جو بھی ہے ایسے ہی رہنے دو اور کام پورا کرو، جلدی کرو۔ سارنگ کی لاپرواہی دیکھ کر وہ بھی جلدی کام نمٹانے لگ گیا اور اس کے بعد ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ ہوا کی گرج سے سحر اور سارنگ اپنی آنکھیں بند کرنے لگے۔ ہوا بہت تیز تھی۔ جب طوفان تھما تو دونوں نے اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سارنگ کے گھر کے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر میرا ہی تھا اور مجھے وہ سب کیوں دکھایا گیا؟ معاف کرنا سارنگ، یہ تمہاری ذاتی زندگی ہے، لیکن میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ تم یہ سارا معاملہ اپنی ماما سے ڈسکس کرو۔ وہ سب دوسری مخلوق تھیں اور میں نے سنا ہے کہ یہ مخلوق صرف اور صرف مجبوری میں ہی انسانوں کے سامنے آتی ہیں۔ لگتا ہے اب بھی کوئی مجبوری ہے، تم سمجھ رہے ہو نا؟ سحر نے سارنگ کی طرف دیکھا اور سارنگ ہاں میں سر ہلا کر بولا، تم گھر؟ میں چلی جاؤں گی سارنگ، تم آرام کرنا اور جلد از جلد یہ سب ٹھیک کرنے کا سوچو۔ سحر مسکراتے ہوئے بولی اور آن لائن ٹیکسی منگوا کر اپنے گھر چلی گئی۔ سارنگ نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ سارنگ کو اب ایک ایک چیز سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا زبیدہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوا۔ شمیم، ماما کہاں ہے؟ صاحب جی وہ تو دفتر سے ابھی تک نہیں آئیں۔ شمیم نے سر جھکا کر جواب دیا اور کچن میں چلی گئی۔ سارنگ ماں کے کمرے میں ہی بیٹھ گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ خوابوں کی وادی میں اتر گیا۔ امی، امی بچاؤ۔ وہ بچہ اپنی ماں کو پکارتا کھیتوں میں ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن اس کی ماں اسے نہیں مل رہی تھی۔ امی، امی۔ اچانک جھاڑیوں سے کوئی آدمی تلوار گھماتا ہوا آیا اور اس بچے کو دبوچ لیا۔ اس آدمی نے ایک ہی لمحے میں بچے کا سر گردن سے جدا کر دیا اور پھر وہ خوشی سے نہال واپس چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سارنگ کی آنکھ کھل گئی۔ اب سارنگ ڈر سے زیادہ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور نیچے پہنچا۔ شمیم، مما کہاں ہے؟ صاحب جی وہ آپ کے کمرے میں ہیں۔ مما، مما، وہ پاپا نے اس بچے کو مار دیا۔ مما، آج میں نے خواب میں اس تلوار والے آدمی کا چہرہ دیکھا، وہ پاپا تھے مما۔ سارنگ بھاگتا ہوا زبیدہ بیگم کے پاس آیا جو البم دیکھنے میں مگن تھی۔ بیٹا، آپ کل ڈاکٹر کے پاس جانا۔ کیا یہ خواب کم تھے جو تم نے اپنے پاگل پن کا ثبوت دینے کے لیے اپنے مرے ہوئے باپ پر الزام بھی لگانا شروع کر دیے؟ الزام نہیں ہے مما، حقیقت ہے۔ میری کیفیت کو کیوں نہیں سمجھ رہی آپ مما؟ میں کھڑے کھڑے ماضی میں پہنچ جاتا ہوں، آپ کے پاپا کے ماضی میں۔ مما میں پاگل نہیں ہوں، وہ تلوار والا شخص میرا باپ ہی تھا اور اس حقیقت کا پتہ اب میں لگا کر ہی رہوں گا۔ سارنگ نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا اور زبیدہ بیگم سر پکڑے روتی رہیں۔ سحر، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ سارنگ نے گاڑی سٹارٹ کی اور سحر کو فون ملایا۔ سارنگ تمام تر مزدوروں کو لے کر اوپر والی منزل میں آ گیا۔ یہ زبیدہ بیگم کا کمرہ تھا جس میں سے تمام تر ساز و سامان ہٹا کر کمرے کو بالکل خالی کر دیا گیا تھا۔ اب مزدور توڑ پھوڑ شروع کر رہے تھے۔ کمرے کی چاروں دیواریں گرانے کے بعد اب فرش کی باری تھی۔ ساری ٹائلز اکھاڑنے پر سیمنٹ کی تہ اتاری گئی، پھر فرش کی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ سارا فرش اتر گیا لیکن اس چیز کا سراغ نہ مل سکا۔ پھر سارنگ کے کمرے کی باری آئی۔ اس کمرے کو بھی خالی کر کے کھدائی شروع ہوئی اور آخر سارنگ کے کمرے سے کامیابی حاصل ہوئی۔ مل گیا صاحب، مزدور کی آواز سنتے ہی سارنگ دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ 2 مزدوروں نے مل کر مٹی کے اندر سے چھوٹا سا صندوق نکالا۔ سارنگ نے احتیاط سے صندوق اٹھایا اور نیچے کی منزل میں آ گیا، جہاں ایک مولوی زبیدہ بیگم اور سحر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے صندوق اپنے سامنے رکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑا۔ اس کے بعد صندوق کا ڈھکن آرام آرام سے کھولا۔ صندوق سے تیز روشنی نکلی۔ روشنی سے چاروں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا۔ سارنگ حیرت سے صندوق دیکھنے لگا۔ یہ سب؟ سارنگ نے مولوی کی طرف دیکھا۔ رکو، سحر نے سارنگ سے کہا۔ سارنگ دیکھو، یہ ہندوستانی انٹیک ہے،
पुराने वक्तों में राजा महाराजा इस तरह के संदूक इस्तेमाल करते थे। मैंने कल रिसर्च की थी, वो लोग संदूक को 2 हिस्सों में इस्तेमाल करते थे, मतलब वो संदूक की 2 मंजिल करवाते थे। देखो कहीं और कोई बटन वगैरह होगा। हाँ ये रहा, सारंग खुशी से बोला। लेकिन ये तो लॉक है, इसका पासवर्ड चाहिए होगा। सहर मायूसी से बोली। तो फिर क्या करें? सारंग और सहर सोचने लगे। 6666। जुबैदा बेगम जो काफ़ी देर से खामोश थी अचानक बोली। सारंग और सहर का मुंह खुले का खुला रह गया। मौलवी साहब ने कोड लगवाया और चरचराहट की सी आवाज़ से संदूक बड़ा हो गया। अब संदूक के हीरों वाला हिस्सा ऊपर को उठने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा होकर रुक गया। नीचे एक कपड़ा था। मौलवी साहब ने ऊंची आवाज़ में तलावत करते हुए वो कपड़ा उठाया। कपड़ा बहुत बोसीदा हो चुका था। कपड़े में किसी बच्चे की हड्डियाँ थीं। सारंग साहब, ये भी मिली है इसी फर्श से। एक मजदूर भागता हुआ आया और सारंग को कुछ पकड़ाया। सारंग ने हाथ पर देखा तो वो नीले रंग की चूड़ी का टुकड़ा था। ये संगीता की चूड़ी है। जुबैदा बेगम चूड़ी देखते हुए बोली। सच सामने आ ही जाता है। देखो ज़रा, आज 30 साल बाद सच सामने आ ही गया। हालांकि हमने पूरी कोशिश की थी। सच वाकई बहुत ताकतवर होता है। जुबैदा बेगम रोने लगी। मैं जानता था मामा, आप मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रही हैं। अब तो बोल दें। आज से 30 साल पहले जमशेद और मैं बहुत ही मामूली तबके से ताल्लुक़ रखते थे। हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक बेवा महारानी रहती थी। जमशेद ने और मैंने प्लानिंग करके जमशेद की शादी संगीता से कर दी। वो बहुत अच्छी खातून थी। उसने इस्लाम कबूल किया। उसका पहले से एक बेटा था जो उसकी जायदाद का अकेला वारिस था। एक दिन जमशेद सैर का बहाना करके संगीता के बच्चे को बाहर ले गया और उसको तलवार से कत्ल कर दिया। हमारा ख्याल था कि हिंदू मुस्लिम तनाज़े में बच्चे का कत्ल नज़रअंदाज हो जाएगा, लेकिन संगीता को इसकी भिनक पड़ गई और उसने जमशेद से झगड़ा किया। जमशेद ने गुस्से में संगीता को छुरी मार दी। अब हम घबरा गए और हमने झाड़ियों से बच्चे की लाश को निकाल कर संदूक में छुपा दिया और संगीता की लाश पानी में बहा दी। हम संगीता की हवेली में ही रहने लगे। 1 साल बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैंने और जमशेद ने शादी कर ली, लेकिन संगीता के बच्चे की रूह सारंग के पीछे पड़ गई। सारंग को जब पहली बार ख्वाब आया तो मैं समझ गई कि अब संगीता का बच्चा अपना हिसाब मांग रहा है। जुबैदा बेगम जैसे ही चुप हुई वो हड्डियाँ हरकत में आ गईं। वो हड्डियाँ हवा में मोल्लक हुईं और किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आईं और फिर एक धुआं नमूदार हुआ और वो ह्योले की शक्ल इख्तियार कर गया। ये वही ह्योला था जिसने एक्सीडेंट के वक्त सारंग को कार से बाहर निकाला था। वो ह्योला जुबैदा बेगम के सामने आया। मैंने अपना बच्चा खो दिया जुबैदा, लेकिन तुम्हारे बच्चे की पल पल हिफाजत की, क्योंकि मैं औलाद की जुदाई की तड़प से वाकिफ़ हूँ। बस अब मुझे तुम्हारे बेटे से कुर्बानी चाहिए, तुम्हारी कुर्बानी और मेरे बच्चे की रूह की आज़ादी भी। वो ह्योला गोल गोल घूमने लगा। एक तूफ़ान बरपा हुआ और जुबैदा बेगम उस ह्योले के बगोले में चली गई और यकदम संगीता की रूह और जुबैदा बेगम उस ह्योले के साथ ही गायब हो गए और फिर सब कुछ सुकून में आ गया। मौलवी साहब ने बच्चे की तदफीन का इंतज़ाम किया और सारंग मौलवी के साथ फातिया पढ़ने कब्रिस्तान गया। वापसी पर सारंग दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। अब वो आंखें मूंदे बैठा था। अचानक किसी बच्चे के खेलने की आवाज़ आई। कोई बच्चा हंस रहा था। शायद वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था। फिर मौलवी साहब ने सारंग के कंधे पर हाथ रखा तो सारंग अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर मौलवी साहब के इशारे पर सारंग मौलवी साहब के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ अरसे बाद सारंग ने सहर को अपना शरीके हयात बनाया और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे।